हेलो व्यूअर्स, मैं सौरभ कोहली आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम इस शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को अपनी शक्ति, अपनी विजय के माध्यम से चकाचौंध कर दिया। जी हाँ, हम बात करने वाले नेपोलियन की। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जो निर्विवाद रूप से आधुनिक युग का एक महान व्यक्ति था, जिसे यूरोप के इतिहास में युग निर्माता होने का गौरव प्राप्त है। इतिहास में शायद ही ऐसा कोई चरित्र हो जो उसकी तरह आकर्षक हो, इसलिए जितनी पुस्तकें उस पर लिखी गई शायद अन्य किसी व्यक्ति के इतिहास पर लिखी गई। वह एक असाधारण मस्तिष्क और चरित्र का स्वामी था जो किसी भी परिस्थितियों अथवा किसी भी देश में अपना उच्च स्थान प्राप्त करता था। उसमें काम करने तथा व्यवस्था की स्थापना करने की असाधारण प्रतिभा, दूरदर्शिता, अदम्य साहस, उत्तरदायित्व निभाने की इच्छा इस प्रकार थी कि हर कोई उसका कायल था। एक बार कार्य हाथ में लेकर उसे पूर्ण करने का संकल्प था। कई गुणों से युक्त होने के बावजूद उसमें कई कमियां थी। वह दंभी और स्वार्थी था। उसकी जिंदगी की उमंग किसी आदर्श के पीछे दौड़ना नहीं था, बल्कि खुद अपने लिए सत्ता की तलाश करना था। उसने एक बार कहा था, सत्ता मेरी रखेल है, इसे वश में मैं करने के लिए इतनी दिक्कतें झेली हैं कि ना तो इससे मैं छीनने दूंगा, ना किसी के साथ इसको भोगने दूंगा। नेपोलियन साहसी विजेता, श्रेष्ठतम शासक, चतुर कूटनीतिज्ञ और अभूतपूर्व अभिनेता था। उसके प्रशासनिक आदर्श और सृजनात्मक कार्य फ्रांस के इतिहास में विशिष्ट रूप से उल्लेखनीय हैं। उन्हें इतिहास कदापि भूल नहीं सकता। अति विकट परिस्थितियों में उसने फ्रांस की बागडोर संभाली थी। देश में राजनीतिक अराजकता तथा आर्थिक दिवालियापन था। क्रांति के यूरोपीय राष्ट्रों के संगठित विरोध का भय था। यदि ऐसे समय नेपोलियन रण क्षेत्र में वीरता और आंतरिक क्षेत्र में रचनात्मक उपलब्धियां प्राप्त ना करता तो क्रांति का शायद नामो निशान ही मिट जाता, किंतु कालांतर में वह स्वयं क्रांति हंता बन गया। फिर भी यूरोप में क्रांति के आदर्शों के प्रसार का श्रेय उसी को जाता है। निस्संदेह वह अपने युग का अत्यधिक आकर्षक एवं विवादास्पद व्यक्ति था। उसने अपने काल को अत्यधिक प्रभावित किया। यही कारण है कि उसका काल नेपोलियन युग के नाम से विख्यात हुआ। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप के अजासियो नामक नगर में कार्लो बोनापार्ट, जो उसके पिता, और लेटिजिया प्रेमलोनो के घर हुआ, जो उसकी माता थी। उसके पिता वकील थे, किंतु परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। माँ सुंदर एवं कठिन परिश्रम करने वाली महिला थी। नेपोलियन के 4 भाई और 3 बहनें थीं। नेपोलियन अपने भाई बहनों से अलग थलग प्राय एकाकी जीवन व्यतीत करता था। बचपन में उसके व्यक्तित्व में कोई विशेष आकर्षण नहीं था। वह दुबला पतला और कमजोर, लड़कियों जैसा दिखने वाला था। वह एकांत में जीवन जीता था। इसके अलावा वह एकांत में जमीन पर रेखाएं खींचता रहता था और किले बनाता तोड़ता रहता था। नेपोलियन के पिता ने उसे सैनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए फ्रांस भेज दिया। ब्रिये और पेरिस के सैनिक विद्यालयों में उसने शिक्षा प्राप्त की। शिक्षण काल में उसने भूगोल, इतिहास तथा जिन तत्कालिक बौद्धिक विचारों के ग्रंथों का अध्ययन किया, उनमें वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, रूसो आदि शामिल थे। वह जूलियस सीजर और सिकंदर से प्रभावित था। नेपोलियन अपने विद्यार्थी जीवन में हीन भावना से ग्रस्त रहा। अपने सीमित साधनों को देखकर वह दुखी और निराश रहता था। वह अपनी माँ को ऐसे पत्र लिखता था जिससे जीवन के प्रति निराशा दिखाई देती थी। उसके मन में कुलीन ना होने के कारण इस समय जो हीन भावना पैदा हुई, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जीवन भर वह कुलीन परिवारों से संबंध स्थापित करके अपने को कुलीन सिद्ध करने का प्रयास करता रहता था। अब हम जानेंगे नेपोलियन के उत्थान के बारे में। जिस समय फ्रांस में क्रांति हुई उस समय वह कोर्सिका में था, परंतु उसे शीघ्र ही लियो का विद्रोह दबाने के लिए बुलाया गया। 1793 ईस्वी में अंग्रेजों ने तूलो के बंदरगाह पर अधिकार कर लिया था, परंतु नेपोलियन ने 3 महीने के अंदर अंग्रेजों को तूले से निकाल दिया। यह उसकी गौरवमयी भविष्य की पहली विजय थी। इस सफलता के कारण उसे ब्रिगेडियर जनरल का पद दिया गया। आतंक राज्य की समाप्ति के बाद नेपोलियन पर आरोप लगाया गया उसने रॉबेस्पियर के लिए योजनाएं बनाई थी, इसलिए उसका सैनिक पद छीन लिया गया और उसे एक दुर्ग में बंद कर दिया गया। किंतु कुछ समय बाद उसे निर्दोष घोषित कर दिया गया एवं उसका पद भी लौटा दिया गया। 5 अक्टूबर 1795 ईस्वी को नेपोलियन ने जिस पराक्रम एवं सूझबूझ का परिचय दिया, उससे उसका भाग्य राष्ट्र के भाग्य के साथ जुड़ गया।
उस दिन विशाल उग्र भीड़ ने कन्वेंशन को घेर लिया। नेपोलियन को भीड़ हटाने का आदेश मिला। उसने विद्रोहियों को गोलियों की वर्षा से भगा दिया। सेनापति बर्रास का यह विशेष स्नेह पात्र बन गया। इसके कुछ समय बाद मार्च 1796 ईस्वी में उसने जोजोफिन यानी कि जोसेफाइन ब्यूराने नामक सुंदर विधवा स्त्री से विवाह कर लिया। नेपोलियन की उन्नति में जोजोफिन का बहुत बड़ा हाथ रहा। नेपोलियन की महत्वाकांक्षा तथा सैनिक योग्यता का डायरेक्टरी तथा अन्य नेताओं पर भी प्रभाव पड़ा। उन्होंने इटली के विरुद्ध भावी अभियान हेतु सेना की कमान नेपोलियन को देने का निश्चय किया। इटली का अभियान अप्रैल 1796 से अप्रैल 1797 ईस्वी तक चला। ऑस्ट्रिया और पिडमॉन्ट की सम्मिलित सेना में 70,000 सैनिक थे और नेपोलियन की सेना उसकी आधी थी। पहले नेपोलियन ने पिडमॉन्ट को बुरी तरह पराजित कर संधि करके बाध्य किया, जिसके अनुसार पिडमॉन्ट ने सेवाएं और नीस के प्रांत फ्रांस को सौंप दिए। इसके बाद नेपोलियन ने कई युद्धों में ऑस्ट्रिया की सेना को पराजित किया। अंत में फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के बीच कैंपो फॉर्मिसा की संधि हुई, जो 17 अक्टूबर 1797 ईस्वी को संपन्न हुई। इस संधि के अनुसार ऑस्ट्रिया ने बेल्जियम पर, जिसे फ्रांस पहले से जीत चुका था, फ्रांस का अधिकार स्वीकार कर लिया। हम बात करेंगे नेपोलियन की कानून संहिता, एक महान उपलब्धि। नेपोलियन का सबसे स्थायी कार्य नागरिक कानूनों का संकलन था। क्रांति से पूर्व फ्रांस में अनेक कानून थे और उनमें पारस्परिक असंगतियां थी। राष्ट्रीय सभा ने फ्रांस के लिए एक नया विधान बनाने का कार्य कमेटी को सौंपा था, परंतु आंतरिक विद्रोह तथा रक्तपात एवं भारी आक्रमणों के कारण इस दिशा में कोई कार्य नहीं हो पाया था। नेपोलियन ने इस ओर ध्यान दिया और कानूनों की एक संहिता तैयार करवाई, जिसे नेपोलियन की कानून संहिता कहा जाता है। इसमें 5 तरह के कानूनों का संग्रह है। पहला सिविल कोड, जिसे नागरिक संहिता कहते हैं। दूसरा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जिसे नागरिक प्रक्रिया की संहिता कहते हैं। तीसरा पीनल कोड, जिसे दंड विधान कहते हैं। चौथा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसे अपराध मूलक प्रक्रिया की संहिता कहते हैं। पांचवा कमर्शियल कोड, जिसे व्यवसाय संबंधी कानून कहते हैं। इस विधि संहिता के निर्माण में नेपोलियन ने व्यक्तिगत रुचि का प्रदर्शन किया था और इसकी इच्छा अनुसार ही इसका निर्माण हो सका था। यद्यपि इस संहिता में कोई नई बात ना थी, तथापि जिस रूप से इसको प्रस्तुत किया गया था उससे फ्रांस के कानूनों को एक नया रूप मिला था। फ्रांस में क्रांति से पहले तथा क्रांति काल में बने असंख्य कानूनों को समाप्त कर दिया गया। इन कानूनों को बनाने में पुरातन एवं क्रांतिकारी कानूनों का समन्वय किया गया था। इनमें एक और पुराने कानूनों के दोषों को दूर किया गया, दूसरी ओर क्रांतिकारी समय के नवीन और उपयोगी कानूनों को भी उचित स्थान दिया गया। जूरी की सहायता से खुले मुकदमे सुनने की व्यवस्था की गई। क्रांति के समय कानूनों के लिए सबकी समानता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। इस तरह विशेषाधिकार और सामंती नियम समाप्त हो गए। बड़े पुत्र को संपत्ति का उत्तराधिकारी मानने का कानून समाप्त कर सभी पुत्रों को बराबरी का अधिकार दिया गया। विवाह को एक पवित्र एवं स्थायी बंधन माना गया। नेपोलियन ने इस कोड के अंतर्गत परिवार को एक पवित्र इकाई माना। परिवार में पिता को सर्वप्रिय स्थान दिया गया। नेपोलियन ने स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा कम महत्व दिया। उनको पूर्णतः अपने पति के अधीन कर दिया गया। कैथोलिकों के विरोध के बावजूद भी नेपोलियन ने सिविल मैरिज तथा तलाक को स्वीकार किया। व्यक्तिगत संपत्ति के सिद्धांत को मान्यता दी गई और भूमि पर स्वामी के अधिकार को इतना ठोस बनाया गया जितना वह पहले कभी नहीं था। किसानों को भूमि छिन भिन हो जाने पर का भय था, वह हमेशा के लिए जाता रहता था, इसलिए वह नेपोलियन के समर्थक बन गए। विधि संहिता में पूंजीवाद आर्थिक व्यवस्था को संरक्षण दिया गया और इसके लिए ठेका, ऋण, पट्टेदारी तथा स्टॉक कंपनियों के संबंध में अनेक प्रकार के उपबंध रखे गए। ब्याज की दर निश्चित कर दी गई। ट्रेड यूनियनों पर प्रतिबंध लगाए गए। मालिक मजदूर संघर्ष में अदालतों को यह अधिकार देने की कि वह मजदूरों की उपेक्षा मालिकों के हितों का महत्व दें, संहिता के समानता के सिद्धांत का उल्लंघन था। नेपोलियन की कानून संहिता उसका सबसे स्थायी कार्य सिद्ध हुआ। आज भी फ्रांस में एकमात्र मान्य विवाह पद्धति सिविल मैरिज के समय वर वधू को नेपोलियन की संहिता की धाराओं के अंतर्गत शपथ लेनी पड़ती है। नेपोलियन ने स्वयं इस कानून संहिता के महत्व को स्वीकार करते हुए सेंट हेलेना में एक बार कहा था, मेरा वास्तविक गौरव मेरी 40 युद्धों की विजय में नहीं है, मेरी विधि संहिता ही ऐसी है जो कभी ना मिट सकेगी और चिरस्थायी सिद्ध होगी। आगे हम बात करेंगे नेपोलियन के सम्राट के रूप में उपलब्धियां। प्रथम कौंसिल का पद धारण करने के समय से ही नेपोलियन व्यक्तिगत शासन स्थापित करने का स्वप्न देखने लगा था। 1802 ईस्वी में सीनेट ने उसे जीवन पर्यंत कौंसिल बनाया। नेपोलियन के लिए जीवन पर्यंत कौंसिल पद प्राप्त करना सम्राट पद के लिए
पूर्वाभिनय था। 1804 ईस्वी में सीनेट ने उसे फ्रांस का आनुवंशिक सम्राट घोषित किया। 2 दिसंबर 1804 ईस्वी को नेपोलियन को नोत्रे दामे गिरजाघर में राज्यभिषेक करके उसे विधिवत फ्रांस का सम्राट बना दिया गया। फ्रांस की जनता द्वारा नेपोलियन के निरंकुश शासन को स्वीकार करने का कारण यह था कि जनता क्रांति के पश्चात हुई कि अराजकता एवं अव्यवस्था से परेशान हो गई थी। इस दौरान समस्त व्यापार एवं उद्योग धंधे नष्ट हो गए थे। ऐसे समय जनता को पूर्ण आशा थी कि एकमात्र नेपोलियन ही आंतरिक एवं बाहरी संकट से उसकी रक्षा कर सकता है। फ्रांस की जनता शांति चाहती थी। अंत नेपोलियन ने फ्रांसीसी समाज में समानता एवं स्वतंत्रता स्थापित करने का प्रयास किया। आगे ये कहा जाता है कि उसका ब्रिटिश, पुर्तगाल, स्पेन, रूस सभी के साथ विवाद हुआ, उनके साथ संघर्ष हुआ, आक्रमण हुआ और ये विवाद चलता रहा। नेपोलियन ने स्पेन से मिलकर पुर्तगाल पर 1807 ईस्वी में आक्रमण कर दिया और उस पर अधिकार कर लिया। पुर्तगाल पर आक्रमण सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं था, किंतु वह स्पेन पर होने वाले आक्रमण की भूमिका अवश्य था। आगे हम उनके महत्वपूर्ण अभियान मॉस्को अभियान की बात करते हैं। नेपोलियन ने पूरी तैयारी के बाद जून 1812 ईस्वी में रूस पर आक्रमण कर दिया। इस समय उनके सैनिकों की संख्या 6 लाख थी। नेपोलियन को पूरी आशा थी कि वह रूसी सेना को बहुत शीघ्रता से हरा देंगे और मॉस्को पहुंच जाएंगे। रूसी सेनाओं ने सीधे युद्ध करने की बजाय बहुत समय तक पीछे हटने की नीति अपनाई। जिन नगरों और ग्रामों में वह पीछे हटते गए उनको पूर्णतः नष्ट कर दिया गया। खड़ी फसलों को आग लगा दी, यहाँ तक कि पशुओं तक का चारा भी नहीं छोड़ा। इन सब के बावजूद नेपोलियन आगे बढ़ता रहा। अंत में 7 दिसंबर 1812 ईस्वी को बोरोडिनो के मैदान में दोनों के बीच घमासान लड़ाई हुई, जिसमें 30,000 फ्रांसीसी और 40,000 रूसी सिपाही मारे गए। यद्यपि सफलता नेपोलियन को मिली, किंतु वह निर्णायक युद्ध नहीं हुआ। नेपोलियन मार्ग की अपार कठिनाइयों का सामना करते हुए 14 सितंबर को मॉस्को पहुंचा और वहां 5 सप्ताह तक भूखा रहा। उसे इस बात की आशा थी कि जार उससे संधि के लिए विवश होगा, परंतु उसकी यह आशा फलीभूत न हो सकी। उसने मॉस्को को पूर्ण रूप से उजड़ा हुआ पाया। रूसी सैनिकों ने आग लगाकर शहर को ही नष्ट कर दिया। उधर शीत का प्रकोप बढ़ रहा था। उसके सैनिक भोजन और वस्त्र की कमी के कारण बीमार पड़ते जा रहे थे और बहुत से मर भी गए थे। अंत में लाचार होकर नेपोलियन को मॉस्को से लौटना पड़ा। रूसी सेना ने लौटते हुए निराश, भूखी, असहाय फ्रांसीसी सेना को परेशान किया। रसद के अभाव में सैनिक भूखे मरने लगे। बहुत से सैनिक अपने घोड़ों को मारकर खाने लगे। सिपाहियों की वर्दियां फटकर चिथड़े बन गई। वह महामारी के प्रकोप ने अनेक सैनिकों को सदैव के लिए सुला दिया। अंत में अपार कष्ट उठाती हुई फ्रांसीसी सेना नीमद नदी के तट पर वापस पहुंची। इस प्रकार नेपोलियन का रूसी अभियान निरर्थक सिद्ध हुआ और रूस को जीतने का उसका सपना साकार ना हो सका। 6 लाख की विशाल सेना में से मुश्किल से केवल 1 लाख सैनिक बचे। यह भयानक रूस अभियान रूसी लेखक टॉलस्टॉय ने अपने उपन्यास वॉर एंड पीस में सजीव रूप से उभारा है। मॉस्को के इस असफल अभियान से नेपोलियन के जीवन का दुखद अध्याय आरंभ हो जाता है। इस अभियान से न केवल नेपोलियन की प्रतिष्ठा समाप्त हुई, बल्कि यूरोपीय शक्ति पुनर्संगठित होकर शक्तिशाली गुट का निर्माण करने लगी। अब हम बात करेंगे नेपोलियन के अंतिम दिनों के बारे में। नेपोलियन से छुटकारा पाने के उपरांत यूरोप की समस्याओं को सुलझाने के लिए 1804 ईस्वी में 14 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में सम्मेलन हुआ। फ्रांस में बूर्बो वंश का शासन पुनर्स्थापित हुआ एवं फ्रांस की भौगोलिक सीमा वही रखी गई जो 1792 ईस्वी में थी। फ्रांस को अधिकांश उपनिवेश लौटा दिए गए। इस बीच नेपोलियन एल्बा पर शासन करता रहा। वहाँ वह लगभग 10 महीने तक रहा, किंतु इसी मध्य उसे फ्रांस की दुर्व्यवस्था, राष्ट्रों में मतभेद तथा लुई के शासन से असंतोष आदि के समाचार मिले। उसने अनुभव किया कि फ्रांस को उसकी आवश्यकता है। अंत उसने संधि की शर्तों की परवाह ना करके फ्रांस में प्रवेश किया। उसके आगमन पर फ्रांसीसियों ने उसका जोरदार स्वागत किया और सैकड़ों लोग उसकी सेना में भर्ती होने लगे। उसके पेरिस पहुंचने के पूर्व ही लुई 18वां, जो उसका समकालीन था, फ्रांस छोड़कर बेल्जियम भाग गया। नेपोलियन पूर्ण फ्रांस का सम्राट बन गया। जब वह समाचार वियना पहुंचा, जहां मित्र राष्ट्र के प्रतिनिधि यूरोप के नवनिर्माण की रूपरेखा तैयार कर रहे थे, मित्र राष्ट्र अपने मतभेद भुलाकर पुनर्युद्ध की तैयारी में जुट गए।
मित्र राष्ट्रों ने इंग्लैंड के ड्यूक ऑफ वेलिंगटन और प्रशा के ब्लूखर के नेतृत्व में सेना को गठित किया। वाटरलू के मैदान में 18 जून 1815 को नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। यह नेपोलियन की 16वीं और आखिरी लड़ाई थी। ब्लूखर के समय पर आ जाने के कारण विजयश्री वेल्जली को मिली। युद्ध में नेपोलियन हार गया एवं बंदी बना लिया गया। इस प्रकार फ्रांस में नेपोलियन का 100 दिन का शासन समाप्त हुआ। नेपोलियन को अटलांटिक महासागर के सुनसान द्वीप सेंट हेलेना में निर्वासित जीवन व्यतीत करने के लिए भेज दिया गया, जहां उसकी मृत्यु 6 वर्ष बाद 5 मई 1821 में हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी मृत्यु पेट के कैंसर के कारण हुई और कुछ अलग बात बताते हैं। तो इस प्रकार नेपोलियन की कहानी आज समाप्त होती है और आप इस चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।